मैं राजू सिंह आप सभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राजू सिंह पिछले 22 सालों से यूपीएससी के लिए तथा अन्य स्टेट पीसीएस जिसमें बिहार भी शामिल है, मैं लगातार पढ़ाने का अनुभव रखता हूं। बिहार के बारे में बड़ा स्पष्ट ये है कि अन्य स्टेट पीसीएस से थोड़ा कठिन होता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसमें जो विकल्प होता है 5 होते हैं, बाकी अन्य परीक्षाओं में विकल्प 4 होते हैं। और जो इसका 5वां विकल्प है उसमें इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक हो सकता है, ऐसा ऑप्शन होता है। ऐसे में ये प्रश्न काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एक दूसरी चीज और बताऊं कि यूपीएससी की तैयारी के द्वारा बिहार पीसीएस को हैंडल करना मुश्किल है। यूपीएससी में 95% कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, जबकि बिहार के अंदर 30% मात्र कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी सरल कॉन्सेप्ट ही होता है, जबकि 70% इंफॉर्मेशन सूचनाओं पर आधारित है। यानी जो विद्यार्थी या जो शिक्षक अधिक से अधिक सूचनाओं का संग्रह कर पाएंगे, वो भी ट्रेंड के अनुसार जो बिहार पीसीएस की डिमांड है। अब आप अगर पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके की डिमांड है, तो जैसे मैं बताऊं कि स्कीम्स हैं, योजनाएं होती हैं, वो चाहे भारत सरकार की हो या बिहार सरकार की, दोनों ही सरकारों के द्वारा चलाए गए स्कीम्स को हमें अच्छे से तैयार रखना होगा। जहां इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह स्कीम कब शुरू की गई, किस मंत्रालय द्वारा संचालित की गई, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस तरीके के स्कीम्स पर प्रश्न हैं। रिपोर्ट्स पर प्रश्न हैं, समितियां मिलाने के लिए आ रही हैं। इसी तरीके से इंडेक्सेस होते हैं, सूचकांक कहते हैं, सूचकांकों से भी प्रश्न पूछने का ट्रेंड है। तो सूचकांक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहां पर पढ़ाने में तरीका क्या अपनाएंगे बिहार पीसीएस के डिमांड के अनुसार, कि सपोज करिए कि मैं बजट का चैप्टर लिया। पहले मैं बजट में आने वाले जो शब्द है, उन शब्दों की अस्पष्टता आपके सामने रखेंगे। जैसे कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, पहले इन टर्मों को हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत सरकार के बजट में क्या कहा गया। 2022-23 के बजट में नए नए कौन कौन से स्कीम्स लाई गई, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया, राजस्व घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया, और इसी तरीके से बिहार की सरकार का जो बजट पेश हुआ है, उसमें भी कोई नई स्कीम या उनके डेटा, इन सबको कवर कर लिया जाएगा। तो ये तरीका होगा हमारा दोनों ही स्तरों पर, एक कंसेप्ट का और एक इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन में 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर, और एक होगा जो है कि बिहार सरकार के स्तर पर। इसी तरीके से उत्पादन का डाटा है, उत्पादन को लेकर के प्रश्न है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी है और राज्य के स्तर पर जाएंगे तो जिला के स्तर पर बातें हो रही है। इसी तरीके से जनसंख्या की बात है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जनसंख्या को देखा जाएगा और राज्य के स्तर पर किस जिले में महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों की तुलना में, किस जिले में एससी एसटी और माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा है, इस तरीके से धार्मिक आधार पर देखा जाएगा कि किस धर्म के जनसंख्या ज़्यादा है। इस तरीके के प्रश्नों का ट्रेंड रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ तैयारी कुछ इस तरीके की हो कि जहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग या विशिष्ट हो, वो चीज़ें हमें कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा में आ सकता है। जैसा कि पिछले सालों के प्रश्नों को आप देखेंगे तो वहाँ से हमें ये निष्कर्ष मिलता है। इसी के बेसिस पर यानी हर परीक्षा का अपना एक डिमांड होता है।
अगर हम उस डिमांड के अनुरूप अपने प्रिपरेशन को करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिल जाती है। और ये नहीं कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं और पता चला कि वो नहीं पढ़ रहे हैं जो वहाँ की कमीशन डिमांड करती है। तो कहने का मतलब डिमांड को ध्यान में रख करके ही आपको मैं पढ़ाऊँगा, उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। तो ये हम जो हमने एनालिसिस किया था उसके आधार पर आपको बताया। एक बार आपको प्रमाण के साथ भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ था 67th जो कैंसिल हो गया है, ये उसका पेपर है। तो हमें पेपर ट्रेंड समझना है, कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं है। और मेनली ये क्लास आपके 68 के हिसाब से होना है। जैसे प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। अब आपको बताएं कि इस समय इसका उत्तर है 102 आज अनुदान मांग पेश की जाती है। 102 इस समय है, लेकिन इसमें 102 तो कोई नहीं है, तो उत्तर क्या बनेगा? ई नंबर बनेगा। ठीक है, ई बनेगा, क्योंकि 102 तो कोई नहीं है। तो कहने का मतलब कि इस तरीके की चीज़ें हम लोग अगर तैयार रखते हैं। अब पहली बात कि संविधान के अनुच्छेद 113 में क्या होता है, तो प्राक्कलन होता है, एस्टीमेट कहते हैं। प्राक्कलन समिति गठित होती है। और आप जानिए कि ये लोकसभा की सबसे बड़ी समिति होती है। कुल 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर लोकसभा से ही रखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए लोकसभा से रखे जाते हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि लोकसभा निचली सदन जरूर होती है, लेकिन पावरफुल सदन होता है, क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं और वित्त पर निगरानी रखने का इनको दायित्व है। इसीलिए प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी लोकसभा के सदस्यों से मिलकर के ही बनती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम लोग वहां पर अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। आगे देखिए, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी वित्त आयोग को पढ़ना है। इसी तरीके से बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, मैंने भी आपसे बात किया कि सूचकांकों पर प्रश्न होता है, इंडेक्स बोलते हैं। वो भारत सरकार के स्तर पर नीति आयोग ने कुछ इंडेक्सेस बनाए हैं, तो वो पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सूचकांक होती हैं, उनको पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न आते हैं। इससे हमें ट्रेंड पता चलता है कि हाँ, हमें इंडेक्स तैयार कर लेंगे अगर सारा, तो इसमें से कोई भी पूछा जाएगा तो हम हल कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड पकड़ी जाती है। मेन चीज़ है रणनीति। पढ़ने के लिए हर विद्यार्थी अधिक से अधिक घंटे पढ़ रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है कि एग्जाम के डिमांड के अनुसार वह अपने को तैयार नहीं कर रहा है। यहाँ बस यही स्ट्रेटजी है। आगे प्रश्न देखते जाइए। यहाँ मेरा पर्पज है केवल प्रश्न दिखा करके तैयारी की दिशा को तय करना। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। कहने का मतलब कि सरकार के द्वारा अपने बजट में जो कोई नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, कोई संस्था स्थापित करने जा रहे हैं, कोई नई स्कीम्स शुरू करने जा रहे हैं, इन पर प्रश्न होता है। तो हम लोग पूरा बजट को खंगाल लेंगे, चाहे वो बिहार सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो। हम पूरा बजट आपको जो है कि बहुत समराइज वे में सब प्रेजेंट करेंगे, आपके उंगलियों पर होगा। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। जैसे अब देखिए कि अब इसमें हम लोग क्या करेंगे इस तरह की चीज़ों में कि हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, और उसके अंदर HDI होता है, IHDI होता है। आजकल एक नया अभी आया है प्लेनेटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GII होता है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, और MPI होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए। उसके बाद देखेंगे कि भारत का स्थान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों में की क्या स्थिति है, नंबर 1 पर कौन है। उसके बाद भारत के अंदर प्रांतों की स्थिति क्या है। और अभी आप देखेंगे कि नीति कमीशन ने अपना MPI बनाया हुआ है,
एक नई उपलब्धि है। अब उसमें बिहार कहाँ पर है, इस तरीके की चीज़ें, तो ये सब हम लोग एक डिज़ाइन माइंड में होगी कि हाँ इस तरीके के चीज़ों को हमें कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन जुटानी है, तो आसान हो जाएगा। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। ये डेटा है, देखिए शुद्ध डेटा है, ये रटने की चीज़ है। हमें केयर करना होगा कि कितने हजार करोड़ का बजट था और कितने हजार करोड़ में कितना राजकोषीय घाटा था, परसेंट वाइज भी देखेंगे और मात्रा में भी देखेंगे। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह शुद्ध स्कीम्स के क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ। आप प्रश्न का नेचर समझिए, ठीक है। वैसे इसमें से कोई भी सही नहीं है, 10% से ज़्यादा है इस समय, 10 पॉइंट समथिंग, और पहले जो है कि 4% के करीब था 14वें में। तो ये याद होना चाहिए कि हाँ, अगर हम 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें बिहार की स्थिति क्या है, हर बात में बिहार की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया और फिर उसमें देखा कि उसमें बिहार के लिए क्या है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। अब ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सूचनाएं, हाल के केंद्रीय बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चेंज किया गया बजट के अंदर, तो इसलिए जो है कि इस पर प्रश्न पूछा गया, तो 74% हो गया, पहले 49% था। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार आप देख रहे हैं कि बजट चाहे वो बिहार का बजट हो, चाहे भारत सरकार का बजट हो, 2000 राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट, ठीक है, परसेंट वाइज है। तो आपने देखा कि 6.8% है। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर किया जाएगा तो हम लोग अच्छा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लगभग क्वेश्चन निकाल लेंगे। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये है कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हुआ। तो आप नेचर देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक एक क्वेश्चन मिला आपको कॉन्सेप्ट का, बाकी सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड थे। जो मैंने शुरू में ही कहा था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जा रहा है। मतलब आपको हम बताएं कि जब विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करता है और जिन चीज़ों को वह छोड़ देता है, ठीक है, बिहार में उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है, बिहार में उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेटा पर क्वेश्चन नहीं आते, इस तरीके के संख्यात्मक क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बिहार के अंदर डेटा पर, यानी कि तिथि होगी, पीरियड होगी और आंकड़े की पर होंगे क्वेश्चन, इस तरीके के। यानी जो आप जनरली स्किप करते हैं यूपीएससी में, वही को यहाँ पर कवर करनी है। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड टाइप का था। अब देखिए कमीशंस हैं, मिलाना है, ठीक है, कौन, यानी समितियां हम सारा अगर एक साथ तैयार कर लेंगे, एक सूची बना लेंगे, तो यहाँ से हमारा इस तरीके का प्रश्न हल हो जाएगा। जो अब तक बैंक के क्षेत्र में, कर के क्षेत्र में, कृषि सुधार के क्षेत्र में जो समितियां बनी हैं उसका एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो हमें इस तरीके के आने वाले प्रश्न कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ ट्रेंड सीखी जाती है। चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही आरोही क्रम, हमने पहले आपसे कहा कि उत्पादन पर प्रश्न होता है, ठीक है, वो चावल हो, खाद्यान्न हो, खनिज हो, और इसी तरीके से प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति स्टील की उपलब्धता है, ठीक है, सौर ऊर्जा का हिस्सेदारी कितनी है, इस तरीके के प्रश्न होते हैं।
जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेगूसराय, गोपालगंज के अंदर है। ठीक है, गोपालगंज में, उत्तर इसका गोपालगंज है। इस तरीके के प्रश्न हैं। बिहार में वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो आप देख रहे हैं कि बजट से प्रश्न है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ठीक है, खगड़िया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? ठीक है, अब यहां पर कुछ ध्यान देने वाली चीज है और रटने वाली चीज है, दो बातें। आप एक बात जानते हैं कि जब 2019 में यह पेश हुआ था, बजट पेश हो रहा था उस समय, लेकिन बैक डेट से इसको लागू किया गया था, यानी 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए उत्तर ये बनेगा। तो थोड़ा इस तरह से चीजों को ध्यान रखना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो आप देख सकते हैं मद्रास में। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके। और इसी तरीके से 66वीं में एक कैसा प्रश्न पूछा गया वो भी देख लीजिए। घर तक फाइबर योजना किस प्रांत में लागू किया गया है? कौन चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता? ये तो थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न हो गया, इकॉनमी में भी मैंने कवर कर ली है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्वाड कहते हैं उसको, जिसमें चीन शामिल नहीं है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ना कि चीन शामिल है। निम्नलिखित में से किसने मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक है, ये प्रश्न है। अभी आपसे बात किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे, उसमें टॉप कौन है, भारत कहां पर है, और भारत के अंदर राज्यों की स्थिति कहां पर है, और खास करके बिहार की स्थिति कहां पर है। ये आप देखिए कि अगला प्रश्न है ऑपरेशन माई सहेली, यानी ये भी स्कीम, योजना, ऑपरेशन से संबंधित। ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है कि कितने रुपए का सिक्का चलाया गया था। किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन, यानी किसी बैंक के द्वारा कोई इनिशिएटिव शुरू किया गया है तो उसको ध्यान में रखेंगे। एसबीआई क्या लाई, है ना, इस तरीके से। सबसे ज़्यादा ब्रांच किस बैंक ने खोला? तो एसबीआई ने खोला है इस समय बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांचेज। तो इस तरीके की चीज़ों को पढ़ना होगा। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस एक में दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार भारतीय जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, यानी विश्व के किस देश में भारतीय जनसंख्या अधिक है? तो आप जानते ही हैं कि मलेशिया वगैरह। इसका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं, बस क्वेश्चन का ट्रेंड देख लीजिए। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने 2019 में उच्चतम वार्षिक सोने का उत्पादन, ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर खनिजों के उत्पादन को लेकर के डेटा पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला भारत का राज्य है, यानी किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। एक होता है संख्या वाइज, एक होता है परसेंटेज वाइज। तो इसको हम लोग इस तरह से तैयार कर लेंगे कि एससी किस प्रांत में संख्या में ज़्यादा है तो परसेंटेज में ज़्यादा है, जनजातीय किस प्रांत में संख्या में ज़्यादा है, परसेंटेज में ज़्यादा है, अल्पसंख्यक कौन से किस प्रांत में है। इस तरीके से एक व्यू बना करके तैयार कर लेंगे तो ये हमारा इस तरीके का क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किन राज्यों में स्थापित होने जा रहा है? कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, तो आप देखिए एनर्जी सेक्टर पे गए तो वहाँ पर देखेंगे कि पूरे एनर्जी में, ऊर्जा में किस सेक्टर का क्या हिस्सेदारी है, किस सेक्टर की कितनी हिस्सेदारी है, कौन सा राज्य उसमें सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है।
तो इस तरीके की चीज़ें देखी जाएंगी। खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य, आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है वह आर्थिक समीक्षा के कृषि चैप्टर जो है उसमें खाद्य प्रबंधन दिया हुआ है और वहीं से प्रश्न सेट किया गया है। ठीक है, तो ये आर्थिक समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो भारत सरकार की हो या बिहार सरकार की। आपके बिहार सरकार के जो आर्थिक समीक्षा है लगभग, अगर उसके आंकड़े वगैरह पेजेस को जोड़ देंगे तो लगभग 540 पेज की है। मैं पूरा पढ़ करके उससे डेटा तैयार कर लिया हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ कि ये देखिए सारा डेटा हमने नोट कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से सारा डेटा नोट कर लिए हैं, यानी आपको 540 पेज की जो इकोनॉमिक सर्वे की पुस्तक है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम उसमें के सारा जो यूजफुल डेटा है वो सब हम तैयार कर लिए हैं, वो हम आप तक पहुंचा देंगे और वहाँ से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे मिस नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि किसी मैगजीन से शिक्षक पढ़ाएंगे, नहीं, मैगजीन लिखने वाले हो सकते हैं कि किसी भी स्तर के हों, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होती है इकोनॉमिक सर्वे, मैंने उसको डाउनलोड करके, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमने पूरा उसको डाउनलोड करके एक एक जो मेरे लगा कि यहाँ पर प्रश्न बन सकता है उसको हमने नोट डाउन कर ली है और अपने चैप्टर वाइज है, 13 चैप्टर उसके अंदर है, तो जो हमारे टीचिंग के चैप्टर से मैच करेगा उन चैप्टर्स को उसी समय इकोनॉमिक सर्वे, बिहार की इकोनॉमिक सर्वे से रख देंगे और फिर आपका जो है कि राष्ट्रीय स्तर का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहीं से भी कोई प्रश्न मिस नहीं करेंगे, इस स्ट्रैटेजी पर काम करने वाले हैं। भारत में राजस्व घाटा का तात्पर्य है। अब ये कैसा प्रश्न है सर? ये कॉन्सेप्ट का प्रश्न है कि राजस्व घाटा किसको कहते हैं। ठीक है, और वहीं पर थोड़ा सा कंसेप्ट और सूचनात्मक होता है कि राजस्व घाटे के अंदर कौन से मद आते हैं। तो जैसे ब्याज होता है, रक्षा होता है, ठीक है, वेतन पेंशन होता है, सब्सिडी होती है, तो ये चीज़ें भी हमको पता हो। तो हम आपके सामने एक बार बजट का चार्ट पेश करेंगे, आपको एक बार में ही दिख जाएगा कि राजस्व व्यय के अंदर कौन कौन से मद होते हैं, पूंजीगत व्यय में कौन कौन से मद होते हैं, राजस्व प्राप्ति कहाँ कहाँ से होता है और इसी तरह से पूंजीगत प्राप्ति कहाँ कहाँ से होता है, ये आपका देखा हुआ रहेगा। फिर राजस्व घाटा किसे कहते हैं, पूंजीगत घाटा किसे कहते हैं, बजट घाटा किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये टर्म हम लोग सीखेंगे और फिर उसके बाद उसका आंकड़ा देखेंगे, डेटा उसका देखेंगे कि कितना परसेंट राजस्व घाटा है, कितना परसेंट राजकोषीय घाटा है जीडीपी के सापेक्ष। ठीक है, थोड़ा संख्या में याद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसको भी हम लोग ध्यान ले देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है? शीर्ष व्यापार, ये व्यापार का चैप्टर है, व्यापार का चैप्टर उठाया गया, उसमें हम लोग भुगतान संतुलन पूरा पढ़ लेंगे। किसको कहते हैं भुगतान संतुलन, चालू खाते का घाटा क्या होता है, पूंजीगत खाता क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, और दूसरी बात उसमें देखेंगे कि भारत का किन देशों से निर्यात कैसा है, हम किस देश को सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका को हम 100 रुपये अगर निर्यात करते हैं तो उसमें से 18 रुपये हम कमाते हैं केवल अमेरिका को निर्यात करके। दूसरे नंबर पर यूएई है, तीसरे नंबर पर चाइना है। और इसी तरीके से फिर बात आती है कि हम आयात कहाँ से करते हैं ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आयात हमारा चाइना से है, दूसरे नंबर पर यूएई से है और तीसरे नंबर पर अमेरिका से है। ये तो हो गया देश की बात। अब सवाल उठता है कि हम किस वस्तु का निर्यात ज़्यादा करते हैं और किस वस्तु का आयात ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोफार्मा बना के अगर पढ़ लेते हैं तो नो डाउट कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा विदेशी ऋण कितना है, हमारे देश में एफडीआई कितना आया है, एफडीआई जो आया है वह किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आया है, किस प्रांत में सबसे ज़्यादा आया है, बिहार में कितना आया है ना। इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई की जाती है, तब जा कर के ये परीक्षाएं हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भारतमाला परियोजना से संबंधित है?
ठीक है। तो भारतमाला सड़क से है, और इसी तरीके से अब एक नई चीज आ गई, इसके जगह पर अब जो प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्वतमाला, क्योंकि इस बार भारत सरकार अपने बजट के अंदर पर्वतमाला की बात करी है। ठीक है, पर्वतमाला का मतलब कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सड़कें नहीं पहुंच सकती है, और पर्यटन के दृष्टिकोण से, दोनों ही कारणों से, या ऐसे भी जगह हैं जहां पर सड़कें बनाना मुश्किल है पहुंचना, वहां पर रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। और रोपवे 8 बनाने की बात की गई है, पीपीपी मॉडल पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो यही है पर्वतमाला। तो इस बार का हमारा संभावित प्रश्न रहेगा बिहार के लिए पर्वतमाला। ठीक है, तो भारतमाला, पर्वतमाला, सागरमाला। सागरमाला क्या है? तो सागरमाला है कि हमारा जो ये भारत का नक्शा आप देखते हैं, उसके इस तटीय क्षेत्र को जो भी बंदरगाह हैं उनको विकसित किया जाए, वहाँ पर सुविधाएं जुटाई जाएं, और साथ में जो हमारी जहाज रानी है उसको भी अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए, ताकि इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिले। ठीक है, परिवहन बढ़ाने में मदद मिले। जो भी 6% हिस्सेदारी है टोटल का, उसको बढ़ाकर हम लोग 10% करना चाहते हैं। इसके लिए सागरमाला, और सड़कों के लिए भारतमाला, क्योंकि जो NHDP बनाई गई थी वह अंदरूनी हिस्से में थी। भारत के उत्तरी हिस्से में सड़कों का अभाव था, उसको पूरा करने के लिए ही भारतमाला लाया गया था। ठीक है, और अब और पहाड़ी दुर्गम इलाकों में भी सड़क संपर्क विकसित करने के लिए पर्वतमाला की बात की गई है। बात क्लियर है? अब यह है, लिखा है कि कौन सी, ये भी एक तरह से सूचना ही है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, सूचना ही है। जैसे आप जानिए कि हमारा राष्ट्रीय आय NSO के द्वारा गणना होता है, पहले CSO के द्वारा होता था। इसी तरीके से हमारा CPI से इन्फ्लेशन, जो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कंबाइंड निकाला जाता है, वो भी पहले CPI, अब उसको NSO। और इसी तरीके से IIP कहते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहते हैं, उसको भी मेजर करने का काम NSO के द्वारा किया जा रहा है, पहले CSO करती थी। ठीक है, तो NSO के द्वारा 3 चीजें एक साथ याद करिए, राष्ट्रीय आय, CPI कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर CPI बोलते हैं, CPI से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का काम CSO का था, अब NSO का है। और IIP, ठीक है, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी बनाने का काम NSO करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अब ये बहुत चर्चा में रहा, डेटा पूछा गया है। ठीक है, डेटा पूछा गया है, अब इसमें कंसेप्ट भी हो सकता है कि कितने बिंदुओं पर विचार करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, भारत का इसमें सुधार हो रहा है। वैसे तो विश्व बैंक ने इसको समाप्त कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर हमारे देश में इसको बनाया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के और प्रदेश के स्तर पर भी इसको तैयार किया जाए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, चलिए, संस्थागत कृषि ऋण प्रवाह, अब ये पढ़ाने में हमेशा फिक्स रहता है कि इसको हमें तैयार कर लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि 2019-20 में जहां पर 13.5 लाख करोड़ था, 20-21 में 15 लाख करोड़, 21-22 में 16.5 लाख करोड़, और 22-23 का बजट आया है तो इसमें 18 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल बढ़ाए जा रहे हैं इधर बीच। यानी 2019 में 13.5, 2020 में 15, 2021 में 16.5, और 2022 में अब कितना, 18 लाख करोड़। तो कहने का मतलब इस तरीके से हमारा पिक्चर क्लियर रहेगा, तो कोई भी प्रश्न आता है तो हम लोग कर सकेंगे। अब एक बात थोड़ा सा आपको बता दें कि जो मेंस का है, मेंस में भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी सूचनात्मक है, उसमें भी कोई बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो उसमें आपको इंफॉर्मेशन रहेगी, और उस इंफॉर्मेशन के द्वारा उस प्रश्न को आप लिख सकते हैं, यानी फैक्ट दे करके अपनी बातों को पुष्ट कर सकते हैं। यही बिहार के अंदर मेंस में अप्रोच है। 4 क्वेश्चन उस पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से जब आपका प्रीलिम्स पूरा होगा
तो आप मेंस को करने में सक्षम होंगे। हम पहले आपको प्रीलिम्स का कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ साथ मेंस का भी आपको डिस्कस करते चलेंगे कि यहाँ पर इस तरीके के अगर प्रश्न बने तो आप यहाँ पर ऐसे उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा पढ़ाने का। फिर हम लोग मिलते हैं। क्लास अभी जस्ट शुरू ही होगी, तो नियमित रूप से शाम को 6:30 बजे हम लोग की क्लासेस चलेगी। 2 घंटे की क्लास 6:30 से 8:30, और रेगुलर बेसिस पर ये क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है जस्ट। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में और पढ़ाई को परवान चढ़ाते हैं और आपको सफल बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं राजू सिंह फिर मिलता हूं आपसे क्लास के माध्यम से।